राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन फ्रॉम नागेंद्र बाबू। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द लास्ट वीडियो फॉर केस टेकिंग। इसके बाद सिर्फ 2 रिवीजन वीडियोस आएंगी, या फिर हो सकता है 3 रिवीजन वीडियोस। मतलब डिटेल में जितना भी हो सके उतना हम रिवीजन करेंगे, ताकि अगर आप रिवीजन करो तो आपको सारे जो वीडियोस है डिटेल वाले वो ना देखने पड़े। सो अब हम करने वाले हैं लास्ट वीडियो में केस शीट फॉर्मेट, जो कि मैंने बताया था कि केस टेकिंग का एक रफ फॉर्मेट दिया गया है। अकॉर्डिंग टू हैनेमन सर ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, उन्होंने कुछ 9 से 10 चीज़ें स्पेसिफिक की है, उतनी ही हमें मेंशन करनी है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केस टेकिंग एंड इन केस रिकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है जिससे ईजी हो जाए हम होम्योपैथ के लिए ये समझना कि रफ फॉर्मेट क्या है, कैसे केस टेकिंग करनी है, एंड ऑल अबाउट दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। A standard case sheet format cannot be formulated in case of homeopathy, as a case taking in homeopathy is more of a qualitative study, subjective study of the patient and his individualistic suffering. To give an idea to the learner, a model case sheet format is given below. यानी कि एक स्टैंडर्ड केस शीट फॉर्मेट है, वो कभी भी बनाई नहीं जा सकती होम्योपैथी में। केस टेकिंग है होम्योपैथी में, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव प्रोसेस है, जहाँ पर क्वालिटी है वो मैटर करती है, सब्जेक्टिव स्टडी है वो मैटर करती है, जिसके लिए पेशेंट को अच्छे से जानना इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव स्टडी यानी रिलेटेड टू सब्जेक्ट, और हमारे केस में सब्जेक्ट है पेशेंट, तो उससे रिलेटेड स्टडी ज़रूरी है। इंडिविजुअलिस्टिक उसकी सफरिंग क्या है ये समझना ज़रूरी है, और इसीलिए ये एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है और इसका कभी भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट हम नहीं फॉर्मुलेट कर सकते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया दिया गया है किसी भी लर्नर के लिए कि कैसे केस टेकिंग शीट का फॉर्मेट हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर डेटा फॉर द हॉस्पिटल और फिजिशियंस यूज़, यानी कि जो डेटा, अगर आपकी कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिकल सेटअप है, या फिर अगर आप सब फिजिशियन हो और आपके पास एक रफ ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी मतलब, तो एक डेटा होना चाहिए जो फिजिशियन के यूज़ के लिए होता है। जैसे कि कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर जो फिजिशियन का होता है, मतलब फिर ओपी नंबर, फिर यूनिट कौन सा है, ओपीडी कौन सा है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, सिग्नेचर ऑफ अटेंडिंग फिजिशियन, मतलब जो भी फिजिशियन को अटेंड करा है उनकी सिग्नेचर, फिर आईपी नंबर क्या है, वार्ड नंबर क्या है, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, और साथ ही साथ सिग्नेचर ऑफ द इंटर्न, यानी कि कौन सा इंटर्न वहाँ पर प्रेजेंट है उस टाइम पर, उसका सिग्नेचर। सो अगर हॉस्पिटल है तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अदरवाइज डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, या फिर अगर सिर्फ आप सिंपल केस टेकिंग कर रहे हो, कुछ सबमिशन एडमिशन या फिर डिस्चार्ज नहीं है, तो सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिख दो केस में, मतलब प्रिंटेड पेपर्स आजकल निकलते हैं वैसा निकलवा लो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला, और दैट्स इट। फिर प्रिलिमिनरी डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जो हमें पेशेंट के बारे में जानने के लिए हेल्पफुल होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो प्रिलिमिनरी डेटा में हम कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है नेम ऑफ द पेशेंट, यानी कि हमें पेशेंट का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ईच पेशेंट, और वो भी फुल नेम, फादर्स नेम, सरनेम, कई बार फुल नेम भी सेम टू सेम होता है। सो इसीलिए बाकी सारी डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेम ऑफ द पेशेंट, यानी कि अगर आपको नेम पेशेंट का पता है और आप जब भी पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है, तो अगर पेशेंट को आप नेम से बुलाते हो, कि कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि शांता मौसी, आप कैसे हो, आपके घुटनों का दर्द अब कैसा है, तो ये सुनकर ही पेशेंट को कई बार ऐसा थोड़ा रिलीफ मिलता है कि हाँ, ये डॉक्टर तो देखो कितना ध्यान रखते हैं, इनको मेरा नाम भी याद है, इनको मेरी दिक्कत भी याद है। हो सकता है आपको पता है कि ये नेक्स्ट पेशेंट है वो, तो आपने सिर्फ जस्ट उनका केस एक बार देख लिया है कि क्या हुआ था उनको, लेकिन ये उनको मेंटली भी रिलीफ दिलाता है, क्योंकि हमें पेशेंट को हर लेवल से जानना है और हर एक लेवल पर उनको समझना है, समझाना है और अच्छे से क्योर दिलाना है। इसीलिए नेम ऑफ द पेशेंट। दूसरा है एज। समटाइम्स ससेप्टिबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एज। पोटेंसी सिलेक्शन कौन सी करनी है, ससेप्टिबिलिटी कौन सी होनी चाहिए, कई फैक्टर्स हैं जो एज से वी कैन डिसाइड। सो एज इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर है प्लेस ऑफ बर्थ, कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो इसका भी इम्पोर्टेंस है कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कि कौन से एरिया में है, कौन सी लोकेलिटी में है, या फिर कैसे कैसे हालात थे उनके पास्ट लाइफ में। थोड़ा बहुत कोरिलेट आप कर सकते हो कैसे भी, मतलब जस्ट कुछ चीज़ें आप मेंशन करना चाहो ना करना चाहो आपके ऊपर है। रिलीजन कौन सा है, कुछ चीज़ें कुछ रिलीजन के अकॉर्डिंग लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, कुछ नहीं खाते, तो टू डिफ्रेंशिएट दैट, और भी बहुत सारे इसका इंपॉर्टेंस है कि कुछ बिलीव्स होती हैं लोगों की, सो डिपेंड्स अपॉन दैट। फिर फादर्स नेम या फिर गार्डियंस नेम। फिर ऑक्यूपेशन, कि ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट का एक रूटीन कौन सा है, वो क्या काम करता है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई डिसीज़ है, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है, तो आपको सोचने के लिए थोड़ा क्राइटेरिया मिलेगा।
एड्रेस, कहाँ पर रह रहा है, लोकेलिटी क्या है पेशेंट की, उसके ऊपर भी कई डिसीज़, कई बार कोई एपिडेमिक डिसीज़ हो गया, तो इससे कंडीशंस में एड्रेस काम आता है। अगर कोई लोकेलिटी के आसपास कोई इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से भी हो सकता है पेशेंट को सफरिंग हो रही हो, तो टू चेक आउट दैट एड्रेस, या फिर अगर आपको दवाइयाँ भी कुरियर करनी है तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एड्रेस। देन सेक्स, मेल है, फीमेल है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, फूड हैबिट्स, वेज, नॉन वेज, वॉट एवर इट इज़, एजिटेरियन मतलब एग खाते हैं लेकिन कई बार होता है ना एग नॉन एगिटेरियन, यानी कि एग खाते हैं लेकिन नॉन वेज नहीं खाते, सो काइंड ऑफ दैट, वेज, नॉन वेज, एजिटेरियन, वॉट एवर इट इज़, एंड मदर्स नेम एंड टेलीफोन नंबर टू कॉन्टैक्ट पेशेंट इन फ्यूचर इफ नीडेड। अब यहाँ पर दिया है डायरेक्ट प्रिलिमिनरी डेटा के बाद फाइनल डायग्नोसिस मस्ट बी फिल्ड अप आफ्टर थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड कॉन्फर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। यानी कि आपको फाइनल डायग्नोसिस बाद में ही लिखनी है कि पूरा एक बार आपने केस लिख लिया फिर आप यहाँ पर डायग्नोसिस लिख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने बताया जैसे पेशेंट आपके पास फॉलोअप के लिए आता है तो आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो कि कैसा है, क्या है उनका केस, तो इसके लिए और फिर रिजल्ट कि आपने कौन सी रेमेडी को प्रिस्क्राइब किया है एंड दैट कि क्योर्ड है, रिलीव्ड है, रिफर्ड, एक्सपायर्ड, मतलब जो भी आपका केस है अगर कंटिन्यू है तो आपने जो मेडिसिन दी है वो, और फिर फॉलोअप में आएंगे तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो। तो ये हो गया बेसिक स्टार्टिंग का डेटा, डेटा फॉर द हॉस्पिटल और फिजिशियंस यूज। देन प्रीलिमिनरी डेटा, मेन हम जो केस टेकिंग करते हैं वहाँ पर प्रीलिमिनरी डेटा से ही हम स्टार्ट करते हैं। फाइनल डायग्नोसिस और रिजल्ट्स कुछ लोग लिखते हैं, मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पर फाइनल डायग्नोसिस नहीं लिखते, केस के पीछे ही लिखते हैं, और कई लोग लिखते हैं फॉर द रेफरेंस। अब नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। ओनली द चीफ कंप्लेन विद द ड्यूरेशन ऑफ द सफरिंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंटर द सिम्टम्स इन द पेशेंट्स ऑन लैंग्वेज। यहाँ पर आपको क्या करना है प्रेजेंटिंग कंप्लेन में कि आपको सिम्टम्स को मेंशन करना है और वो भी पेशेंट की अपनी लैंग्वेज में। जो भी पेशेंट की चीफ कंप्लेन है, जितने भी समय से है, जो भी ड्यूरेशन है, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है कि क्या चीज़ें कब से स्टार्ट हुई है, सब कुछ। तो चीफ कंप्लेन को लिखना है विद द ड्यूरेशन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड द सिम्टम्स शुड बी रिटन इन द पेशेंट्स ऑन लैंग्वेज। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, अगर जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उससे रिलेटेड ईच इंडिविजुअल सिम्टम हैज़ टू बी एनवेलप्ड इनटू कंप्लीट सिम्टम। आपको हर एक सिम्टम को क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है इन द लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कॉमिटेंट, यानी कि हर एक सिम्टम को आपको कंप्लीट सिम्टम में कवर अप करना है। सिम्टम आपने एक लिखा सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर है वैसे, फिर आपने लोकेशन लिखा कि कहाँ पर है वो सिम्टम, सपोज की हेड एक है तो लोकेशन हेड, सेंसेशन एंड पैथोलॉजी कि अगर उनको कोई सेंसेशन हो रहा है पर्टिकुलरली, अगर उनको फील हुआ है कि इस टाइप का, कई बार कई लोग बोलते हैं कि जैसे कि एक साथ बहुत सारी जो हैमर है वो ऐसे मार रहे हो हेड पर, वैसा वाला फील होता है। सो यू कैन राइट द सेंसेशन एंड पैथोलॉजी। देन मोडालिटी, यानी कि कोई एग्रावेशन है या नहीं, कोई एम्यूरेशन है या नहीं, कब हेडेक उनका इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कब अच्छा लगता है, क्या करने से अच्छा लगता है, सो लाइक दैट। और कॉन्कॉमिटेंट, यानी कि उसके साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम है, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, कोई भी सिम्टम है साथ में, तो यू कैन राइट दैट। तो ये हो गया किसी भी सिम्टम को इन्वेस्टिगेट करके उसे कंप्लीट सिम्टम के फॉर्म में लिखना, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कॉमिटेंट। फिर है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, यानी कि कॉज ऑफ द प्रेजेंटिंग इलनेस, कि किस वजह से अभी उनको जो भी दिक्कतें आ रही है उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन में क्या कॉज है, अगर उनको पता है, या फिर मुझे मतलब कोई भी स्पेसिफिक खाने के बाद हेडेक स्टार्ट होता है, या फिर नींद पूरी नहीं हुई है तो हेडेक स्टार्ट होता है, तो मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी कॉज हो सकता है। सो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन एंड कॉज ऑफ द प्रेजेंटिंग इलनेस, मतलब कि कितने टाइम से है headache, so like that. Detail regarding the mode of development of the chief complaint, like after any trauma, either physical or mental, or handling chemicals or accidents, or any individual case behind the complaint of the patient. और अगर कोई क्रॉनिक केस है तो आप ये भी जान सकते हो, मतलब कि माइग्रेन का केस है तो किस टाइम से ये माइग्रेन स्टार्ट हुआ है, क्या कोई ट्रोमा था इसके पीछे, क्या कोई इंजरी हुई थी, फिजिकल, मेंटल, कुछ भी लेवल का कुछ भी चेंजेस हुए थे लाइफ पे, कौन से ऐसे लाइफ के मेजर चेंजेस आए थे जिसके बाद से ये चीफ कंप्लेंट है वो डेवलप हुई है, कोई हैंडलिंग केमिकल्स को हैंडल करते हुए क्या आपको ये हुआ है, किसी एक्सीडेंट के बाद से हुआ है, कोई भी इंडिविजुअल केस में कोई भी चीज़ पेशेंट को वो परेशान करे वैसी हो सकती है। सो यू कैन चेक दैट। तो ये हो गई कोई भी उनकी जो चीफ कंप्लेंट है उससे रिलेटेड आपने पूछा कि किस समय से है, क्या ऐसा हुआ था उस टाइम पर या फिर उस टाइम से पहले, कौन सी ऐसी मेजर चीज़ है जो पेशेंट को अफेक्ट कर रही थी उस टाइम पर और जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है उनकी लाइफ में। अगर जान सको, जितना जान सको वो आपको जानना है और इसमें लिखना है। फिर है पास्ट हिस्ट्री। अब बात आएगी पास्ट हिस्ट्री की, यानी कि डेवलपमेंटल, नेचर ऑफ बर्थ, मदर्स हेल्थ ड्यूरिंग डिलीवरी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स लाइक टीथिंग, टॉकिंग एंड वॉकिंग एक्सेट्रा, नेचर ऑफ फीडिंग, हिस्ट्री ऑफ डिसीज सप्रेशन ऑपरेशंस सिंस बर्थ एक्सेट्रा। पास्ट हिस्ट्री में आप ये सब जानोगे कि पेशेंट आपके पास विजिट कर रहा है उससे पहले, मतलब उनका जब भी बर्थ हुआ है तब से लेकर अब तक क्या क्या चीज़ें मेजर उनकी लाइफ में घटी हैं, डेवलपमेंटल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम थी या नहीं, अगर नहीं था देन एवरीथिंग नॉर्मल, नेचर ऑफ बर्थ कैसी सी सेक्शन थी, नॉर्मल डिलीवरी थी, मदर्स हेल्थ ड्यूरिंग द डिलीवरी कैसी थी,
डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जैसे कि टीथिंग है, बात करना शुरू किया तब, चलना शुरू किया तब कोई दिक्कत आ रही थी। सो जो मेजर माइलस्टोन्स हैं उनकी लाइफ में तभी कोई अड़चन थी या नहीं। फिर जो फीडिंग का फॉर्म होता है वो कैसा था बेबी का, सरलिक पे था, ब्रेस्ट फीडिंग था, क्या था। हिस्ट्री ऑफ डिसीज़, कोई भी डिसीज़ था या नहीं, हिस्ट्री है अगर डिसीज़ से रिलेटेड कोई तो उसके बारे में आपको जानना है। अगर डिसीज़ से रिलेटेड हिस्ट्री है तो अगर पेशेंट को पता है कि कौन सी मेडिसिन ली थी, कोई फाइल्स हैं उनके पास तो वो भी आपको चेक करना है। साथ ही साथ सप्रेशन है अगर उनकी लाइफ में, मतलब कोई भी डिसीज़ की वजह से कि स्किन डिसीज़ था फिर सप्रेशन हुआ फिर ये डिसीज़ शुरू हुआ, तो ऐसा कोई भी आप टाइप ऑफ आप सप्रेशन सस्पेक्ट करते हो सो उससे रिलेटेड इंक्वायरी करनी है। अगर कोई ऑपरेशन हुए हैं पास्ट में सो उससे रिलेटेड, और फिर बर्थ से लेकर अब तक आपको जितनी भी बातें जानने को मिले उनकी लाइफ से रिलेटेड, मेडिकल हिस्ट्री। तो ये हो गई बात पास्ट हिस्ट्री की। फिर आता है इनोक्यूलेशन या फिर वैक्सीनेशन हिस्ट्री। पेशेंट की जो भी पास्ट में वैक्सीनेशन मतलब जो चाइल्डहुड में होती है वो सारी ली थी कि नहीं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशंस, कोई वैक्सीनेशंस, कुछ भी इनोक्यूलेशन उन्होंने करवाया था, ये सारी बातें। फिर है ट्रीटमेंट हिस्ट्री कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट, अगर कोई प्रीवियस इलनेस थी सो उस डायग्नोसिस से रिलेटेड आपको पूछना है। उस टाइम पर उन्होंने कितने टाइम तक वो डिसीज से सफ़र किया उसके बारे में पूछना है। उससे रिलेटेड कोई सर्जरीज थी या नहीं, उसके अलावा कोई सर्जरीज थी या नहीं, कौन से मेडिसिन पेशेंट को दी गई थी, प्रिस्क्राइब की गई थी, उस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जितना जान सको उतना। फिर कोई भी रिएक्शन हुआ था उस सफरिंग के बाद, कुछ भी अगर हुआ था तो उसका नेचर, ड्यूरेशन, रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस के साथ कैसा था पेशेंट का, पेशेंट ने कितनी देर में रिकवर किया था, ये सारी बातें। सो ये हो गया ट्रीटमेंट की हिस्ट्री। डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस इलनेस लाइक डायग्नोसिस, ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग, एनी सर्जरीज, मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, एनी रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड एज कॉज ऑफ सफरिंग, नेचर, ड्यूरेशन एंड रिजल्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट टेकन एक्सेट्रा। फैमिली हिस्ट्री यानी कि डिसीज लाइक अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, कैंसर, डायबिटीज, rheumatoid arthritis, TB, लेप्रोसिस, एक्जिमा, एपिलेप्सी, मेंटल डिसऑर्डर, एसटीडी, सोरियासिस एक्सेट्रा इन द पैटर्नल और मैटरनल साइड। मतलब किसी को भी मैटरनल साइड पे भी पैटर्नल साइड पे भी इस टाइप का कोई भी डिसीज था सो डिसीज से रिलेटेड हिस्ट्री जानो। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वाइफ है, बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके बारे में जानो। फिर आता है पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री यानी कि डोमेस्टिक, सोशल एंड marital and sexual problems, addictions, habits, relationships with the family members, neighbors, colleagues and friends, immigrational history etc. अब उनके डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं यानी घर में रिलेशंस कैसे हैं, उनके आसपास जो रिलेटिव्स है, सोसाइटी है, उनके साथ रिलेशंस कैसे हैं, मैरिटल प्रॉब्लम है क्या उनकी लाइफ में, कोई मैरिज कैसी चल रही है उनकी, सेक्सुअल प्रॉब्लम है या नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, नॉर्मल फंक्शंस हैं या नहीं, एडिक्शन है किसी टाइप का उनको, हैबिट है कोई जो रूटीनली उनको करनी होती है, कोई भी टाइप का हैबिट, रिलेशनशिप्स विद द फैमिली मेम्बर्स के साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं, उनकी बात करने का ढंग कैसा है, किन से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो भी चीज़ें आप मतलब जान पाओ उनसे, इस चीज़ों से रिलेटेड, रिलेशनशिप से क्या कोई ऐसी चीज़ है रिलेशनशिप में जो उनको खटक रही है, या फिर कोई ब्रेकअप था जिसके बाद से ये सारी कंप्लेंट्स शुरू हुई है, कोई भी फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा रिलेशन है, फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन है, ये सब कुछ कैसे अपनी वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस कर भी पाते हैं या नहीं, नेबर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, और इमिग्रेशनल हिस्ट्री जो भी आपको मिलती है रिगार्डिंग द पर्सन, वो सारी होगी उनकी पर्सनल और सोशल हिस्ट्री। अब ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद फिजिकल जनरल्स, पेशेंट एज अ पर्सन कैसा है यानी कि एपेटाइट कैसी है, मोर, लेस, रेवेन्यूस, इजी सटाइटी यानी कि थोड़ा ही खाने से पेट भर जाता है लेकिन भूख बहुत लगती है, एनोरेक्सिया। तो ये सारे टाइप्स ऑफ है। रेवेन्यूस यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कितना भी खाए पेट ही नहीं भरता, थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाने के बाद भी भूख लग जाती है, कम है भूख, ज़्यादा है एनोरेक्सिया है, क्या कौन सी चीज़ है इसमें से, डिज़ायर है, एवर्जन है। फिर वो सारी चीज़ें जानने के बाद क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या करना पसंद है, क्या नहीं करना पसंद है, इंटॉलरेंस टू एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रिएक्शन टू हीट एंड कोल्ड इन जनरल और थर्मल रिएक्शन। इसको जानने के हमारे कॉलेज में 4 पॉइंट्स बताए गए थे कि आप पेशेंट से पूछो कि उनको कौन से सीज़न पसंद है, क्या उनके लिए फ़ैन है वो मैंडेटरी है या नहीं, क्या वो कैसे पानी से नहाते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं, और उनको कवरिंग चाहिए या नहीं। इन 4 चीज़ों में जो भी मेजोरिटी आपको लगे, अगर कोल्ड मतलब उनको कवरिंग भी चाहिए, गर्म पानी से नहाते हैं, फ़ैन उतना नहीं चाहिए, और ये मतलब ऐसा मेजोरिटी 3 चीज़ गर्मी वाली आ गई तो पेशेंट है वो उस टाइप से आप डिसाइड कर सकते हो कि कोल्ड है, हॉट है, सो चिली टेम्परामेंट है इस टाइप के पेशेंट में, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर भी दिया गया है, देखो, चेंज ऑफ वेदर, उनको पसंद है, नहीं पसंद है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, उस टाइम पर कोई भी एग्रावेशन है या नहीं, एम्यूलरेशन है या नहीं, सो ये हो गई चेंज ऑफ वेदर से रिलेटेड चीज़। फिर
ठंडे ड्रिंक्स और गर्म ड्रिंक्स पसंद है, नहीं पसंद है, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते किन चीज़ों को, एग्रावेशन या एमिल्ट्रेशन। फिर बाथिंग, किस टाइप का बाथिंग चाहिए, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, लाइक्स, पसंद है, नहीं पसंद है, इंटॉलरेंस, ये सब कुछ। फिर क्लोज्ड एंड ओपन रूम, रूम क्लोज्ड चाहिए, ओपन चाहिए, एयर आनी चाहिए या नहीं, बंद होना चाहिए, एकदम पैक होना चाहिए, बिल्कुल भी हवा नहीं आनी चाहिए, टाइप ऑफ थिंग, लाइक डिसलाइक, इंटॉलरेंस एंड एग्रावेशन, एमिल्ट्रेशन। कवरिंग और अनकवरिंग ऑफ द बॉडी, सीजन एंड ओपन एयर। तो ये भी यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है और मैंने भी आपको 4 शॉर्ट थिंग्स बताई, उससे भी डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है थर्स्ट, यानी कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में वो पानी पीते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में, मतलब कितना पानी पीते हैं, कितनी देर में उनको पानी पीना होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, प्यास लगती है या नहीं लगती। कई बार जो इंसान है वो सिर्फ इसलिए पानी पीता है क्योंकि हर रोज़ 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। सो प्यास लगती है, नहीं लगती है, उनको कैसा पानी चाहिए, गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए या नॉर्मल भी चलता है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट है, ऐसा कुछ भी थर्स्ट से रिलेटेड आप जानने की कोशिश करो। फिर पर्सपिरेशन, कितनी क्वांटिटी में पर्सपिरेशन होता है, पर्सपिरेशन का नेचर कैसा है, कब होता है मेजरली, स्टेनिंग होती है या नहीं पर्सपिरेशन वाले पार्ट पे, कलर कैसा है, अगर स्टेनिंग होती है तो पर्टिकुलर पार्ट पे होता है या फिर इन जनरल होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम है पर्सपिरेशन का, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है पर्सपिरेशन की, पर्सपिरेशन का कैरेक्टर कैसा है, कोई भी कॉन्कॉबिटेंट है उनके साथ, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। फिर स्टूल, फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार जाना पड़ता है, स्टूल का नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, डायरिया डिसेंट्री तो नहीं है, ब्लडी स्टूल तो नहीं है, कंप्लेंट्स बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द स्टूल। सेम थिंग इन द यूरिनेशन, की क्वांटिटी जाननी है, फ्रीक्वेंसी जाननी है, नेचर जानना है, कंसिस्टेंसी जाननी है, कोई सेडिमेंट्स आपको दिख रहे हैं स्टूल में तो उससे रिलेटेड बातें जाननी है। देन कलर, कंप्लेंट्स ड्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर द स्टूल। फिर आता है एबनॉर्मल डिस्चार्ज, कि कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, ल्यूकोरिया हो गया या फिर आइज़ में से भी डिस्चार्ज हो रहा है, पानी निकले जा रहा है, पस फॉर्मेशन बार बार हो जा रहा है बॉडी में, कोई भी काइंड ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्ज है बॉडी से। सो इफ एनी, देन नेचर, कैरेक्टर, कलर, टाइम, ऑर्डर एक्सेट्रा रिलेटेड टू दैट। देन स्लीप, टाइम ऑफ गोइंग टू बेड, कितने बजे रात को सोते हैं, कितने बजे सुबह उठते हैं, वेकिंग टाइम, पोजीशन, कौन सी पोजीशन में अच्छी नींद आती है या कौन सी पोजीशन में सोते हैं तो ही नींद आती है, टाइम, कितने टाइम तक उनको नींद चाहिए ही चाहिए, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी सेम ही रिलेशन में है कि कितने टाइम तक नींद चाहिए, कितनी घंटों की नींद चाहिए, नेचर, यानी कि साउंड स्लीप है, डिस्टर्ब स्लीप है या फिर स्लीपलेस है, कि मतलब एक बार सो गए तो कोई ढोल भी बजाए तो भी नहीं उठते, या फिर बार बार छोटी छोटी आवाज़ से भी डिस्टर्ब हो जाती है या बिल्कुल नींद ही नहीं आती। तो नींद नहीं आती तो किन चीज़ों की वजह से नहीं आती, एबनॉर्मलिटी इन स्लीप, कोई भी एबनॉर्मलिटी है इन स्लीप, मतलब कि आपको बार बार वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ रहा है या फिर बिना बात के नींद खुल जाती है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी है अगर स्लीप में, बहुत ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स से रिलेटेड इंक्वायरी करो। फिर है अल्टरनेटिंग एलिमेंट्स इफ एनी, मतलब कोई भी एलिमेंट है उनको कि ये चीज़ करने से डॉक्टर साहब मुझे ये हो जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता। जैसे कि कुछ लोगों को होता है कि वो ठंडी पानी में ठंडा पानी बहुत नहीं पीते या फिर ठंडी जगहों पर बहुत नहीं जाते, तो एलिमेंट्स फ्रॉम कोल्ड आप ले सकते हो अगर कोई भी एलिमेंट है ऐसा, इन जनरल, मतलब ये एक एग्जांपल था। तो कई पेशेंट को ऐसा होता है कि कोई चीज़ वो नहीं करते, ऐसा उन्होंने नोटिस किया होता है कि ये चीज़ करने से मुझे ये दिक्कत होती है, इसलिए मैं ये चीज़ करता ही नहीं हूँ। फिर जनरल मोडालिटी के बारे में जानो कि पेशेंट को पर्सनली इन जनरल कौन सी चीज़ों से अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ों से उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एग्रावेशन, एमिल्ट्रेशन और कंप्लेंट से रिलेटेड भी जानो कि कौन सी मोडालिटीज़ हैं। सो ये हो गई कि टाइम से रिलेटेड, पीरियोडिसिटी से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, सी साइड, म्यूजिक, नॉइज, रीडिंग, स्मेल, कैरेज राइडिंग एक्सेट्रा। फिर अब एग्रावेशन, एम्यूरेशन के बाद जनरल ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, यानी अपियरिंग इन द पेशेंट एज अ वॉल, मतलब जो पेशेंट में आपको दिख रहे हैं, पेलनेस है, रेडनेस है, टाइप ऑफ थिंग। फिर पैथोलॉजिकल जनरल, अगर पैथोलॉजिकल सिम्टम आपको कोई क्लियरली दिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर सकते हो। अब फीमेल पेशेंट है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इन फीमेल्स, एफएमपी यानी कि मेनार कब था, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब थी, नेचर, कैरेक्टर ऑफ द फ्लो, कलर, क्वांटिटी, क्लॉट, स्मेल, duration of the menstrual flow, duration of the menstrual cycle, regular, irregular, history of any kind of substration, etc. Complaints before, during, and after menses, leukorrhea, color, quantity, character, duration, and time before and after, during the menstrual flow, odor and consistency, and associated symptoms, etc. And climatic, अगर पेशेंट को मेनोपोज आ गया है या फिर मेनोपोज आने वाला है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, हॉट फ्लसेस वगैरह कुछ भी, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान, प्यूरपेरियम के दौरान कुछ भी उच्च नीच हुई है, क्या सिम्टम्स हुए थे, नॉर्मल था, एबनॉर्मल था, कुछ भी, तो उससे रिलेटेड। मेथड्स ऑफ ईच डिलीवरी, नॉर्मल, सी सेक्शन, स्टेटस ऑफ द बेबी, बेबी कैसा है, अभी जिंदा है या फिर अगर एबॉर्शन हो गया था तो किस वजह से हुआ था, अगर बेबी को प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी तो उससे रिलेटेड कुछ अगर दिक्कत आई थी तो उससे रिलेटेड बातें जाननी है। फिर कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, देन एबॉर्शन, प्रोलैप्सिस, ब्रेस्ट एंड टॉप फीडिंग एक्सेट्रा, ये सारी बातों की हिस्ट्री।
फिर आती है डेवलपमेंटल हिस्ट्री, यानी कि जो भी हमने आगे देखा माइलस्टोन से रिलेटेड, सॉरी यहाँ पर बेबी से रिलेटेड है। सो नेचर ऑफ द बर्थ, बेबी का कैसे हुआ, नॉर्मल था, एबनॉर्मल था, बेबी का वेट क्या है, न्यू नेटल प्रॉब्लम्स अगर थी कोई बेबी को तो उससे रिलेटेड अगर कुछ आपको है तो लिखना है, वरना नहीं लिखना है। ट्रीटमेंट अगर ली थी तो उससे रिलेटेड, एंड देन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंटल सिम्टम्स, इससे रिलेटेड अगर कोई बेबी को प्रॉब्लम थी तो हो सकता है उसके बाद से कोई मदर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो, तो इसलिए डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड। देन कंप्लेंट्स रिलेटेड टू जेनाइटल्स, यानी कि मेल है तो लिबिडो या फिर एब्सेंट एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब लिबिडो है वो बिल्कुल ही एब्सेंट है या फिर स्ट्रॉन्ग लिबिडो है, फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लीजन्स ऑन द जेनाइटेलिया, कोई भी टाइप का लीजन है अगर जेनाइटेलिया पे, एब्यूज ऑफ पावर या फिर ऑनेनिज्म, लॉस ऑफ सिमेन, वेट ड्रीम्स एक्सेट्रा। ये सारी बातें आप मेल के बारे में जानिए। फिर फीमेल के बारे में, लिबिडो एब्सेंट, स्ट्रॉन्ग, एक्सेसिव, नर्वस अबाउट। फीमेल्स में क्या होता है, कई बार बहुत ही एब्सेंट होता है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, एक्सेसिव होती है डिज़ायर मतलब, या फिर नर्वस होते हैं इन चीज़ों को लेकर। सो एनी अदर इंडिविजुअल कंप्लेंट्स या फिर इससे रिलेटेड कोई भी अदर कंप्लेंट है, इनफर्टिलिटी काइंड ऑफ थिंग, तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो पूछने के बाद। फिर है मेंटल जनरल्स, यानी कि पेशेंट की जो विल है, विल एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीज़ों को कैंट सर ने भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। विल मतलब कि खुद की इच्छा, आप एक तरीके से समझना चाहो इन सिंपल वर्ड्स, विल मीन्स खुद की इच्छा। तो पेशेंट है उसकी विल क्या है, ये आपको बहुत ही जितना इंपॉर्टेंटली जान सको उतना जानना है कि पेशेंट को क्या डिज़ायर है इन जनरल। पेशेंट को कई बार सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए लोगों का या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स का। तो विल जानने की कोशिश करनी है कि पेशेंट को क्या है। Will for the love, hate, fears, grief, desires, aversion to company and sex, disappointments, suicidal tendency, sensitive to smell, noise, light, etc., anger, anxiety, sadness, impatient, indifference, loquacity and jealous। यानी कि पेशेंट का जो कॉर नेचर है वो कैसा है इन शॉर्ट। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशंस, मतलब जो भी पेशेंट परसीव कर रहा है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल लेवल कैसा है, किस तरीके से पेशेंट सोचता है या फिर कैसे वो समझता है कोई भी चीज़ों को। डिल्यूजनल है पेशेंट या फिर इल्यूजनल है, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं पेशेंट को, डेलीरियम है, कंफ्यूजन है, डलनेस है, या फिर अपने ही थॉट्स में खोया रहता है, एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट्स, कॉम्प्रहेंसिव पावर्स, इम्बेसिलिटी एंड मेंटल एक्टिविटी एक्सेट्रा। फिर है इंटेलेक्ट, विल हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, अब हो गया इंटेलेक्ट कि पेशेंट कितना शार्प है बाय मेमोरी, उनकी मेमोरी है वो बहुत अच्छी है या फिर एब्सेंट माइंडेड है, फॉरगेटफुल है यानी कि भूल जाता है बार बार चीज़ों को, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, डलनेस, मिस्टेक्स इन राइटिंग एंड अदर एक्टिविटीज, स्पीच डिसऑर्डर्स। फिर ड्रीम्स के बारे में, ड्रीम्स हैं तो परसिस्टेंट ड्रीम्स है, नेचर एंड टाइप ऑफ द ड्रीम्स, कब ज़्यादा आते हैं ड्रीम्स, किस टाइप के ड्रीम्स आते हैं, लाइक दैट। फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पेशेंट का अपीयरेंस या फिर बिल्ड कैसा है, वेल बिल्ड है पेशेंट, वीक है, वेल नरिश्ड है या फिर अंडर नरिश्ड है, वेट और हाइट ऑफ द पेशेंट, स्किन, तो स्किन में पेशेंट का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, टेक्सचर कैसा है, कोई डिस्कलरेशन है, इरप्शन है तो उससे रिलेटेड, कोई ओवर ग्रोथ है कुछ भी है तो उससे रिलेटेड आपको मेंशनिंग करनी है स्किन में। अब ये पूरा चार्ट आ गया हमारा जनरल एग्जामिनेशन का, हेयर, फेस, आइज, जॉन्डिस, ईयर्स, माउथ, टंग, कोल्डनेस और हीट, एनीमिया। कोल्डनेस और हीट मतलब आपको पेशेंट को टच करके देखना है उनके हैंड्स और फेस है वो कोल्ड है या फिर गर्म है, तो कोल्डनेस एंड हीट, एनीमिया, इडिमा इफ प्रेजेंट, डिफॉर्मिटी इफ प्रेजेंट, टेम्परेचर, पल्स, नील्स, सियानोसिस यानी कि डिस्कलरेशन, लूज डिस्कलरेशन इफ प्रेजेंट, विजन, क्लबिंग, हियरिंग, लिप्स, टेथ, पेलर, ओबेसिटी, ग्लैंड्स, लिम्फेडिनोपैथी, बीपी एंड रेस्पिरेटरी रीड। तो ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, म्यूकोस्केलेटल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हीमोपोएटिक सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम एक्सेट्रा, रिलेवेंट विद द केस, मतलब कैसे रिलेटेड जो भी सिस्टम का एग्जामिनेशन करवाना पड़े या फिर करना पड़े उससे रिलेटेड इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकर्सन एंड वो आपको करके देखना है। फिर है प्रोविजनल या फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि क्या लगता है आपको डायग्नोसिस, फिर फाइनल डायग्नोसिस, देन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, देन नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस, ये हो गया फाइनल डायग्नोसिस। फिर मियाजमेटिक क्लीवेज यानी कि कौन सा मियाजम आपको लग रहा है, तो इसमें आपको मेंशन करना है इस चार्ट के फॉर्म में कि सिम्टम्स लिखे जो मेजर मेजर पीक्यू वाले सिम्टम्स है वो, फिर उसमें सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस या फिर ट्यूबरक्यूलर। ये हो गया फिर मियाजमेटिक डायग्नोसिस, यानी कि सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, ट्यूबरक्यूलर है या फिर ट्राइमाइजमेटिक है, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है मियाजम। तो एनालिसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स, फिर आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, फॉर जो भी सिम्टम्स है वो इंपॉर्टेंट है उसको ग्रेडिंग देकर आपको एनालिसिस और इवोल्यूशन वाले चार्ट में लिखना है। फिर उसको वहीं सारे सिम्टम्स को डिवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स एंड पर्टिकुलर्स। तो यहाँ तक ये डिवीजन के बाद अब आपको रेपर्टोरियल टोटलिटी निकालनी है जिसमें आप लिखोगे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, रूब्रिक, पेज नंबर एंड रिमार्क्स। फिर है रेमेडियल प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने कैसी मेडिसिन दी है, एक्यूट मेडिसिन दी है, क्रॉनिक मेडिसिन दी है, इंटरकरेंट या फिर मियाजमेटिक, नेम ऑफ द रेमेडी, पोटेंसी ऑफ द रेमेडी,
स्केल ऑफ डायनामाइजेशन, देन नेचर ऑफ द व्हीकल यूज, यानी कि प्लेसिबो है या फिर पाउडर्ड फॉर्म में है या फिर मदर टिंचर है या फिर आपने वाटर डोज दिए हैं डाइल्यूट करके, तो दिस इज नेचर ऑफ द व्हीकल यूज। डोज रिकमेंडेड, कितने डोज दिए हैं दिन में, 1 2 3 4, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, तो रिपीटेशन ऑफ द डोज एक्सेट्रा। जनरल मैनेजमेंट, मतलब आपने जो भी पेशेंट को एडवाइस किया है रिलेटेड टू डाइट, अरेंजमेंट ऑफ रूम, क्लोथ्स, प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा, जो भी आपने एडवाइस दी है वो आपने एडवाइस भी यहाँ पर लिखनी है। एडवाइस टू द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स ऑन डाइट, अरेंजमेंट ऑफ रूम्स, क्लोथ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा। फॉलोअप में जब भी पेशेंट आएगा तो पेशेंट की कंडीशन, क्या चीज़ें इंप्रूव है क्या नहीं इंप्रूव है, और फिर जो आपने ट्रीटमेंट फिर से दी है वो, और डेट। तो ये हो गया पूरा केस टेकिंग का फॉर्मेट। बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो हो गई है, होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है देन ओके, नहीं हुआ है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द अपडेट ऑफ न्यू वीडियो डेली। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी बाय, टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।